हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलती है कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की संपूर्ण पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क में। मतलब यहां पर आपका सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क में कवर कराया जाता है। उसके सभी वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। सिलेबस हम कवर करवाते हैं एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग, जो सीबीएसई स्कूल्स में चलती है, एमपी बोर्ड के अंदर चलती हैं, यूपी बोर्ड के अंदर चलती हैं। यहाँ पर ये सभी एनसीईआरटी किताबें चलती हैं, तो आपका सिलेबस सेम है, तो आप सबका सिलेबस हम यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। तो अब बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे, या हमारा जो टॉपिक होगा, बेल्जियम और श्रीलंका को लेकर हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत, जिसमें हमें बेल्जियम और श्रीलंका दो उदाहरणों के साथ समझना है कि सत्ता की साझेदारी कैसी होनी चाहिए और सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। स्टार्ट करते हैं। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। अगर इसकी तुलना आप क्षेत्रफल में करना चाहते हैं तो हमारे राज्य हरियाणा से कर सकते हैं, लगभग हरियाणा के बराबर है। अगर बेल्जियम की सीमाओं के बारे में आप बात करेंगे तो बेल्जियम की सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ लगती है। मतलब बेल्जियम के जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हो गए? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। नोट करते चलेंगे। ये सवाल आपसे बन सकते हैं कि बेल्जियम के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, या 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सा पड़ोसी नहीं है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। आबादी कितनी है? तो आबादी मतलब वहां रह रहे लोगों की संख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक है। मतलब कि हम क्या कहते हैं कि हरियाणा से आधी है। हरियाणा में पॉपुलेशन उससे ज्यादा है, लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास है। ये फोटो आप देख रहे होंगे तो मेरे दिमाग में सीधा समीकरण है कि सत्ता का बंटवारा बराबर सत्ता के टुकड़े टुकड़े करना, देश को कमजोर करना। हम इस बात की शुरुआत क्यों कर रहे हैं? मतलब हमारे चैप्टर का नाम है सत्ता का बंटवारा, है ना, सत्ता की साझेदारी। तो ये कह रहे सत्ता का बंटवारा मतलब टुकड़े टुकड़े करना, देश को कमजोर करना, ऐसी बात नहीं है। तो हमने बेल्जियम को उठाया। बेल्जियम को हमने उठाना मतलब उठाकर नहीं लाए, बेल्जियम को हमने देखा और बेल्जियम के बारे में जाना। कहाँ का है? यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। आपको देखने में कुछ इस तरीके का नक्शा बेल्जियम का दिखेगा। ये बेल्जियम का नक्शा है। इसको छोटे छोटे पार्ट, उसके क्षेत्र हमने अलग अलग तरीके से बताए हैं। बेल्जियम की अगर जातीय बनावट के बारे में देखें तो भाषा के आधार पर बटी हुई है। बेल्जियम के अंदर 3 भाषा बोलने वाले लोग हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन, है ना। 3 अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। डच भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा। तो डच भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं, जो 59% के आसपास है। इनको फ्लेमिश इलाके में रहने वाले लोग हैं। मतलब कि अगर हम डच की बात करें, है ना, डच फ्लेमिश, तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला जो इलाका है, इसको आप क्या कह सकते हैं? ये फ्लेमिश इलाका है। यहां पर क्या बोली जा रही है? डच बोली जा रही है, इस लाल वाले को छोड़कर। फ्रेंच मतलब 40% के आसपास लोग बोलते हैं, वेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। मतलब अगर हम फ्रेंच की बात करें, वेलोनिया, है ना, वेलोन के बारे में बात करें तो ये फ्रेंच स्पीकिंग, मतलब ये वाला जो भाग है ये फ्रेंच स्पीकिंग है, ये लोग फ्रेंच बोलते हैं। फिर जर्मन भाषा के बारे में तो शेष लोग जो हैं वो जर्मन बोलते हैं, लगभग 1% के आसपास, तो वो लोग जर्मन बोलते हैं। ये हरा वाला जो इलाका है ये जर्मन बोलने वाले लोगों का है। लाल जो है वो ये क्या है? ये ब्रुसेल्स है, यहाँ की कैपिटल के बारे में बताया गया है कि ये कैपिटल है यहाँ की। तो 3 भाषा वाले आपको मिले, कौन कौन से? डच, फ्रेंच और जर्मन। बहुसंख्या किसकी है? मतलब संख्या में अधिक कौन है? डच, फिर दूसरे नंबर पर है फ्रेंच और लास्ट में आते हैं जर्मन, है ना। तो ये हमने भाषा के आधार पर यहाँ की बनावट देखी। अब यहाँ की जो राजधानी है, जिसको आप ब्रुसेल्स के नाम से जानते हैं, ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी होती है, तो यहाँ की आबादी जब आप देखते हैं तो आबादी में 80% आबादी फ्रेंच बोलती है और 20% आबादी डच बोलती है। जबकि आप यहां पर देखेंगे तो डच बोलने वालों की संख्या, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं, अगर हम बेल्जियम की बात करते हैं ना, सिर्फ बेल्जियम की बात करते हैं, तो यहां पर डच बोलने वालों की बहुमत है 59% के आसपास। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर फ्रेंच बोलने वाले लोग आते हैं 40% के आसपास। राजधानी को देख रहे हैं तो राजधानी के अंदर व्यवस्था उल्टी है कि यहां पर फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज्यादा है और डच बोलने वालों की संख्या कम है, लगभग आपको 20% के आसपास देखने को मिलेगी यहां पर। क्लियर बात? क्लियर है ना बात? ठीक है। तो अब ये आपने देखा यहां पर कि हमने ये कुछ इलाके देखे। ब्रुसेल्स का राजधानी क्षेत्र हो गया ये वाला पीला वाला इलाका, फ्लेमिश इलाका, डच भाषी इलाका हो गया, वेलोन का एरिया हो गया, फ्रेंच भाषी वाला इलाका हो गया। ये कुछ इलाके हमने ऐसे देख लिए जो बेल्जियम के हैं, जिनको हमने अलग अलग पार्ट में देखा। डचों को बहुसंख्यक कहा गया है और फ्रेंच को अल्पसंख्यक कहा गया है। बहुसंख्यक क्यों कह रहे हैं? कि डच की संख्या ज्यादा है, इस कारण से बहुसंख्यक, और इनकी तुलना में जो भी कम होंगे, फ्रेंच हो, जर्मन हो, ये सब क्या हो जाएंगे? इनको अल्पसंख्यक कहा जाएगा।
तो अल्पसंख्यक लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, मतलब इनकी संख्या कम है लेकिन ताकत इनके पास ज्यादा है, पैसा इनके पास ज्यादा है, समृद्धि इनके पास ज्यादा है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी कि भाई इनके पास पैसा ज्यादा है, या उनको देखा कि हम लोगों की संख्या ज्यादा है लेकिन हमारा विकास नहीं हो पाया, तो इस बात को लेकर इनके बीच में आपस में नाराजगी थी कि भाई इनका डेवलपमेंट क्यों ज्यादा होगा। 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच समूहों में तनातनी हो गई या तनाव बढ़ने लगा। ये तनाव का जो तीखा रूप है, मतलब आपको बहुत विस्फोटक टाइप का रूप या तीक्ष्ण रूप आपको कहां देखने को मिलेगा? राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। राजधानी ब्रुसेल्स मतलब ये वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर तनाव क्यों हुआ? अगर आप यहां के तनाव की बात करते तो ब्रुसेल्स में हमने व्यवस्था देखी थी कि यहां पर फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 80% है और डच बोलने वालों की संख्या है ना 20% है, ऐसा देखा हुआ था। और जबकि हम जानते हैं, जबकि हम क्या जानते हैं यहां पर, तो आपने देखा हुआ है ना कि हम जानते हैं यहां पर ओवरऑल अगर हम पूरे यहां की बात करते हैं तो ओवरऑल में अगर आप देखें तो जो डच भाषी क्षेत्र है ना, डच भाषी क्षेत्र है वो लगभग 59% के आसपास है और फ्रेंच भाषी क्षेत्र है वो लगभग 40% के आसपास है। मतलब यहां पर बहुसंख्यक क्या है? यहां पर बहुसंख्यक डच है और अल्पसंख्यक क्या है? फ्रेंच है। जबकि राजधानी के अंदर फ्रेंच क्या है? बहुसंख्यक है और डच क्या है? अल्पसंख्यक है। इसी कारण से तनाव होगा। डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत वो लोग ज्यादा थे ना, डच बोलने वाले लोग जो हैं वो क्या थे? अपेक्षाकृत ज्यादा थे। कौन थे? डच बोलने वाले लोगों के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। अगर पूरे देश की स्थिति देखते हैं तो यहां पर डच बोलने वालों की संख्या में है ना, डच बोलने वालों की संख्या जो है वो अपेक्षाकृत ज्यादा है, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वो लोग क्या है? कमजोर है फ्रेंच की तुलना में, है ना। फ्रेंच की तुलना में याद रखेंगे, फ्रेंच की तुलना में क्या है? वो कमजोर है। और ब्रुसेल्स में उल्टा हो गया कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच की आबादी ज्यादा है और डचों की आबादी कम है। और अगर यहां पर देखें तो ओवरऑल डच की आबादी ज्यादा है, फ्रेंच की कम है। ठीक, तो अब यहां पर क्या हुआ कि एक जातीय हिंसा टाइप की हो गई, एथनिक हिंसा हो जाती है। जातीय एथनिक हिंसा क्या है? ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। मतलब उस देश में रहने वाले फ्रेंच, डच, जर्मन और दूसरे और लोग अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानते हैं। यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। मतलब वो लोग क्या है? अपनी संस्कृति के आधार पर समाज का विभाजन करते हैं। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और उसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों और उनकी राष्ट्रीयता एक हो। तो जातीयता के बारे में ये बताया गया है कि सामाजिक विभाजन के ऊपर आधारित है। हर समूह अपनी संस्कृति को अलग मानता है ना। अब एक और स्थिति की तुलना करते हैं। बेल्जियम का हमने देखा कि यहाँ भाषा के आधार पर बात की। अब दूसरा एक देखते हैं यहाँ पर, श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब क्या हो गया कि वो आप पाएंगे कि एक चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। और तमिलनाडु, अगर भारत से उसकी दूरी देखते हैं तो ज्यादा नहीं है, तमिलनाडु से कम दूरी पर, ये कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपको श्रीलंका मिल जाएगा। आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास, लगभग हरियाणा के बराबर आपको आबादी यहाँ की देखने को मिलेगी। जातीय स्थिति आप देखें तो जैसी एशिया के अन्य देशों में है वैसी श्रीलंका में भी है। मतलब यहां पर कई जातीय समूह आपको देखने को मिलेंगे। सबसे प्रमुख जातीय समूह जो है वो सिंघलियों का है। मतलब श्रीलंका में सिंघलियों की संख्या 74% है। और दूसरे नंबर पर जो जातीय समूह देखने को मिलेगा वो तमिल का है और तमिलों की संख्या 18% है। इनमें भी अगर आप देखते हैं तो श्रीलंकाई मूल के तमिल लगभग 13% है, मतलब ओवरऑल में 13% है। और इसके बाद दूसरे तमिल आते हैं भारतीय। मतलब भाषा के आधार पर श्रीलंका के तमिल हो गए और भारतीय तमिल हो गए, इनकी संख्या लगभग 18% है और सिंघलियों की संख्या आपको 74% देखने को मिल रही है। हिंदुस्तानी तमिल मतलब कहां से आए? तो औपनिवेशिक शासन के दौरान उनको भारत से ले जाया गया। कहां पर? बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका ले जाया गया और वहीं पर वो रहने लगे, वहीं पर बस गए। मतलब भारतीय लोगों की संतानें हैं वो हिंदुस्तानी तमिल है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। मतलब अगर आप देखें यहां पर तो सिंघलियों का चित्र आ गया, ये पीला वाला, ये पीला सिंघलियों का हो गया और ये हल्का पीला आपको मिलेगा श्रीलंका, लाल मिलेगा श्रीलंकाई तमिल का और काला मिलेगा भारतीय तमिल का, भारतवंशी तमिल का। और ये डॉट के निशान जो मिल रहे हैं वो मुसलमानों के हैं। अब आप देखें यहां पर कि जो बोला गया है कि कहां मिलेगा आपको? उत्तर और पूर्वी राज्यों में। उत्तर में आप देख पा रहे हैं यहां पर जाफना वाले इलाके के आसपास और पूर्वी इलाके में यहां पर आपको तमिलों का क्षेत्र मिलेगा।
ये जो पीला इलाका है पूरा, ये किसका इलाका है? आपका, ये आप इलाका देख पाएंगे, खास तौर से ये इलाका आप पाते हैं कि ये सिंघलियों का क्षेत्र है। ये डार्क जो कलर आप देख पा रहे हैं ये भारत वंशी तमिल है, यहां पर मिलेंगे कुछ, यहां पर मिलेंगे, यहां पर ये क्षेत्र आप देख पाए। और ये डॉट डॉट आप देख पा रहे हैं, ये वाले इलाके ये मुस्लिम एरिया आपको देखने को मिलेंगे, मुस्लिम क्षेत्र यहां पर है। अधिकतर सिंघली भाषी लोग बौद्ध हैं, मतलब धर्म के हिसाब से बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वो सिंघली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। मतलब यहां पर आपको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों धर्म के लोग यहां पर मिल जाते हैं। तो अगर हम यहां पर ये देख पा रहे हैं तो यहां पर हमने जातीय बनावट, यहां पर धर्म के आधार पर बनावट देखी। और अगर आप यहां पर बात करें बेल्जियम के अंदर, तो हमने भाषा के आधार पर देखा कि डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले, तो यहां पर भाषा के आधार पर देखा। और हमने श्रीलंका के अंदर जो देखा बनावट का जो बंटवारा देखा भाषा के साथ साथ, मतलब भाषा का तो है ही। प्रमुख समुदाय देखें, सिंघलियों का 74% और तमिल का 18%, जो श्रीलंकाई मूल और भारतीय तमिल हैं। और इनमें हमने धर्म देखा कि हिंदू हैं, बौद्ध हैं और मुसलमान और ईसाई हैं। ऐसे धर्म आपको देखने को मिलेंगे। बौद्ध धर्म की बहुलता है यहाँ पर, बौद्ध धर्म पर्याप्त संख्या में, सिंघलियों में अधिकांश लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो ये दो उदाहरण हमने बेल्जियम और श्रीलंका के यहाँ पर लिए थे, जिनके बारे में हमने जाना। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर किसी भी वीडियो को देखने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, सभी वीडियोस आपको फ्री में मिलते हैं। आपको क्या क्या मिलता है यहाँ पर? तो सीबीएसई के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के सारे कोर्स, फिर एनटीएससी ओलंपियाड का पूरा कोर्स बिल्कुल निःशुल्क में। फिर यूनिवर्सिटी या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो सीयूईटी, इंजीनियर बनना है तो आईआईटी जेईई, डॉक्टर बनना है तो नीट, ये भी आपको बिल्कुल निःशुल्क में मिलता है। यूपी बिहार बोर्ड का सिलेबस भी बिल्कुल निःशुल्क में कराया जा रहा है। फिर इसके अलावा बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, ये सारी तैयारियां भी बिल्कुल निःशुल्क में होती हैं। इन सभी के वीडियोस आपको कहां मिलेंगे? तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर, और हमारे एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पर मिलेंगे आपको। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा आपको बुक्स एंड ई बुक्स भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके फॉर्म को भर दीजिएगा और आपको बुक मिल जाएगी। बुक जो है, बुक की खासियत आपको बता दूं कि क्वालिटी और कंटेंट वाइज बहुत शानदार बुक बनाई गई है। इसे अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जैसे मानचित्र आधारित पोर्शन अलग हो गया, थ्योरी वाला भाग अलग हो गया, महत्वपूर्ण प्रश्न अलग हो गए, पिछले वर्षों में आए प्रश्न अलग हो गए। इस तरीके से इसको बांटा गया है ताकि आप एक ही बुक से सारे टॉपिक कवर कर पाए आसानी से। कभी मन कर रहा है एमसीक्यू लगाना, बहुविकल्पी, तो वो पढ़ लिए। कभी लग रहा है कि मैप आधारित पढ़ लेते, तो एक ही किताब आपने जब जो मन करे उसको पलटाते रहे, अपनी तैयारी अच्छी करते रहे। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ते लिखते जरूर रहिए। धन्यवाद।